चौथा छंद। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। ससिमुख अंग मलय गिरी बासा, नागिन झाँप लिन्ह चहु पासा। ओनई घटा परि जग छाहा, ससि कै सरन लीन्ह जनु राहा। छपि गए दीनहि भानु के दशा, ले निसि नखत चाँत परगसा। भूलि चकोर दीठि मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। दसन दामिनी कोकिल भाखी, भौहें धानुख गगन ले राखी। नैन खंजन दुई केली करहीं, कुछ नारंग मधुकर रस लेहीं। सरवर रूप बिमोहा, हिय हिलो रही हिलेई। पाँव छुवै मकु पाँवों, एहि मिस लहरई दे। इस दोहे का, इस छंद का में जायसी ने पद्मावती के सरोवर में स्नान करने के दृश्य का बेहद भव्य रूप में अंकन किया है। पद्मावती जब अपने केस खोलकर निरावृत होकर सरोवर में स्नान करने जाती है तो मानो सारा ब्रह्मांड ही वहां अवतरित हो जाता है। कवि ने अलंकारिक शैली में संपूर्ण दृश्य की व्यंजना की है। उसके रूप के चित्रण में कवि ने विविध अलंकारों का प्रयोग किया है। चलिए पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लें। सरवर तीर मतलब मानसरोवर के किनारे। पद्मिनी आई स्पष्ट है। खोपा का अर्थ होता है जूड़ा। छोरी जूड़ा खोलकर। केस मतलब बाल या केश। मुकुलाई का मतलब है खोलना या उसको फैला देना। ससिमुख का अर्थ है चंद्रमा के समान मुख। अंग मलय गिरी बासा, अंग मतलब शरीर, मलय गिरी मतलब मलय पर्वत, वह पर्वत जहां चंदन के वन होते हैं। बासा मतलब सुगंधी, गंध। नागिन झांपी, नागिन का अर्थ आप जानते हैं। झांपी का अर्थ होता है ढक लेना। लिन्न चहु पासा, चहु मतलब चारों ओर, पास चारों ओर से नागिन ने ढक लिया। ओनई घटा, ओनई घटा मतलब घटा उमड़ कर आई। परी पड़ गई, जग मने संसार, छाहा मतलब छाया। ससी अर्थात ससी का अर्थ यहाँ शशि है, चंद्रमा। कैसरन लिन्ह जनु राहा, सरन मतलब शरण, लिन्ह मतलब लेना, जनु मने मानो जानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। राहा मतलब राहु। छप गए दी नहीं भानु कै दशा, छपी गए मतलब छिप गए। दी नहीं मतलब दिन में ही, भानु मतलब सूर्य, कै दशा की स्थिति। ले निसी नखत चांद पर गसा, लेकर निसी मतलब रात, नखत मतलब नक्षत्र अर्थात तारे, चांद का अर्थ जानते हैं, परगसा मतलब प्रकट होना। भूल चकोर भूल कर, दीठ मतलब दृष्टि, मुख लावा मुख की ओर लाना। मेघ घटा, मेघ और घटा, मह चंद दिखावा, में चंद मतलब चंद्रमा, दिखावा मतलब दिखाई दिया। दसन दामिनी, दसन मतलब दांत, दामिनी मतलब बिजली, कोकिल मतलब कोयल, भाखी मतलब बोलना। भौहें जानते हैं आप लोग, आंखों के ऊपर के जो केश होते हैं। भौहें धानुख, उसकी भौहें धनुष के समान। धानुख गगन आकाश, लेकर राखी रखा है। नैन मतलब नेत्र, खंजन पक्षी का नाम है। दुई दो, केली मतलब क्रीड़ा करे ही मतलब करना। कुछ मतलब स्तन, नारंग मतलब नारंगी, मधुकर मतलब भौरा, रस लेही रस लेना। सरवर मतलब सरोवर, रूप विमोहा रूप से मोहित होना। हिये मने हृदय, हिलोरई लेई हिलोरे लेना। पांव छुवे पांव छूना। मकु का अर्थ हुआ मानो शायद। एहि मिस लहरहि देही,
इसीलिए लहर दे रही हैं। तो ये तो शब्दार्थ हुआ। अब हम आते हैं कविता की व्याख्या। जब सरोवर के किनारे पद्मावती स्नान करने के हेतु सरोवर में उतरने से पूर्व सबसे पहले वह अपने केश राशि को जिसे उसने खोपा के रूप में अर्थात जूड़े के रूप में बांध रखा था उसे खोलती है। सरोवर तीर दामिनी पद्मिनी आई। पद्मिनी पद्मावती एक ही अर्थ है। सरोवर के तीर पे पद्मिनी आती है और पहला कार्य वो करती है, खोपा छोरी केस मुकलाई, अपने जूड़े को खोलकर अपने केसों को बिखरा देती है। जायसी ने पद्मावती को ब्रह्म स्वरूपिणी चित्रित किया है। पद्मावती एक नायिका के रूप में भी चित्रित है और पद्मावती परमात्मा के स्वरूप के रूप में भी चित्रित है। इसलिए कवि जब पद्मावती का वर्णन करता है, चाहे वह जन्म के अवसर हो, चाहे उसके जीवन के अन्य कोई अवसर हो, वहां पर उसका बहुत भव्य चित्रण होता है, मानो वह सर्वशक्तिमान ईश्वर हो। तो यहाँ जब वह अपने केशों को खोलती है तो चूंकि पद्मावती विशिष्ट है, दिव्य है, ऐसा लगता है कि सर्वत्र उसका प्रभाव छा गया। वह कैसी है देखने में, यहाँ पद्मावती के रूप राशि का या उसके नख शिख का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। कवि कहते हैं मुख शशि, उसका मुख शशि अर्थात चंद्रमा के समान है, तथा शरीर मलय पर्वत के समान है। जिसके शरीर की जो सुघड़ता है वह पर्वत के समान है, और मलय पर्वत की जो सुगंधि होती है, चंदन की सुगंधि, वह उसके शरीर से स्वाभाविक रूप से आती है। यहाँ आप रूपकत्व देख सकते हैं कि किस प्रकार कवि चित्रित करता है कि उसका शरीर चंदन के पर्वत के समान सुगठित और सुगंधित है। यहाँ रूपक अलंकार है। उसके पश्चात वो जो बाल उसने खोले हैं, इतने घने और लंबे बाल हैं जो उसके शरीर पे चारों ओर छा गए हैं, जिसे देखकर कवि इन केशों को नागिन की उपमा देता है। और उसके जो श्वेत शरीर या गौर वर्ण शरीर पे वो जो चारों ओर से काले बाल बिखर गए हैं, उसको कवि कहता है नागिन झांप लिन्न चहुपासा। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नागिन ने, ये लट जो है नागिन है, जो चारों ओर से पद्मावती को जिसने ढक लिया है। और जब पद्मावती को जिसने ढक लिया है उसने पूरी प्रकृति को ढक लिया है। तो अगली पंक्ति में कवि कहता है कि ओनई घटा परी जग छाहा, चारों तरफ मानो पूरी सृष्टि पर चारों तरफ घटा छा गई और सारे संसार पर एक तरफ से कहें तो सारे जग में छाया हो गई, सब सारा जग अंधकार में हो गया। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। चीजों को जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ओनई घटा परी जग छाहा, चारों तरफ मानो बादल उमड़ाए हों और सारी सृष्टि में छाया आ गई हो। ससिके सरल निन्न जनुराहा, और यहाँ एक विपरीत परिस्थिति देखने को मिलती है। आम तौर पर राहु जो है वह चंद्रमा को ग्रसता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा को राहु नहीं ग्रस रहा है, बल्कि राहु जो है वो चंद्रमा के शरण में चला गया है। यहाँ चंद्रमा पद्मिनी का चेहरा या मुख है और उसके केश मानो राहु हैं जो कि चांद की शरण में ही चले गए हैं। और प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, कवि कहते हैं छप गए दिन ही भानु कै दशा। उसके मुख के केस के इस बिखरने से स्थिति क्या होती है, उसकी आभा को, उसके सौंदर्य को देखकर सूर्य अचंभित होकर मानो दिन में ही छिप गया और चारों ओर अंधकार छा गई है, मानो चारों ओर रात हो गई हो। और दूसरी उसकी अगली पंक्ति में वो कहते हैं ले निसी नखत चांद पर गसा, और चूंकि रात हो गई है, सूर्य चला गया, तो चंद्रमा अपने तारों के समूह के साथ प्रकट हो गया है। तात्पर्य यह है कि पद्मावती रूपी चंद्रमा है और सखियां रूपी तारावलियां यहाँ प्रकट हो गई हैं, और इसका प्रभाव
प्रकृति पर क्या पड़ता है, पशु पक्षी पर क्या पड़ता है। वह चकोर जो चांद को देखने के लिए रात में आता है, वह हठात यह भूल जाता है कि अभी दिन की बेला है, और भूल चकोर दीठ मुख लावा। चकोर भूल कर, भ्रम में आकर, दीठ मतलब दृष्टि, मुख लावा, पद्मावती के चेहरे को ही चांद समझकर उसकी ओर वह दृष्टि लगा देता है। वह चकोर जो चंद्रमा को सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की ओर देखता है, वह पद्मावती के मुख की ओर एकटक देखने लगता है। यहाँ भ्रांति अलंकार है, क्योंकि भ्रम से चकोर ने पद्मिनी के मुख को चंद्रमा समझ लिया है। मेघ घटा मह चंद दिखावा, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये केश राशि मेघ है, और यह जो मुख, उज्जवल मुख दिख रहा है पद्मावती का, वह मानो चंद्रमा है। दसन दामिनी कोकिल भाखी, यहाँ देखिए पद्मावती के सौंदर्य का चित्रण है। पद्मावती का सौंदर्य की व्यापकता भी है कि आकाश के सूर्य, चांद, तारे और बिजली इत्यादि से उसकी तुलना की गई है। कवि कहता है कि उसके दांत बिजली के समान उज्जवल हैं, चमकदार हैं, हतप्रभ करने वाले हैं, और उसकी बोली कोकिल के समान मधुर है। उसकी भौहें कैसी हैं? भौहें धानुख गगन ले राखी। देखिए ये भी अद्भुत विराट एक कल्पना है। कवि कहते हैं कि उसकी भौहें तो मानो आकाश से इंद्रधनुष लेकर बनाई गई हूं। उसकी आंखें कैसी हैं? उसकी आंखें परस्पर क्रीड़ा करते दो खंजन पक्षियों की तरह हैं। नैन खंजन दुई केली करेहीं कुछ नारंग। उसके स्तन कैसे हैं? जैसे मानो की नारंगी हो, और जिसका अग्रभाग श्यामल हो, जो रस पान करते भौरों के समान लगता है। कुछ नारंग मधुकर रस लेहीं। अगले दोहे में कवि कहते हैं कि इतना भव्य पद्मिनी का सौंदर्य देखकर सरोवर भी मोहित हो जाता है, और वह कामना करने लगता है कि मैं काश पद्मिनी के पैरों को स्पर्श कर लूं। सरोवर रूप विमोहा, पद्मावती के इस अपार रूप को देखकर मानसरोवर का हृदय उस पर मोहित होकर हिलोरे लेने लगता है। ये हिलोरहि लेई पांव छुए मकु पावों एहि मिस लहरहि दे। और उसके पांव को स्पर्श कर पाने की कामना लेकर उसकी लहरें हिलोरें लेने लगती हैं। अब हम इसमें विशेष देख लेते हैं। विशेष में आप लिखेंगे कि यहाँ पद्मावती के नखशिख का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। साहित्य में नखशिख वर्णन की एक परंपरा ही है, जिसका अनुगमन यहाँ जायसी ने किया है। दूसरी बात, पद्मावती का सौंदर्य सामान्य स्त्री के सौंदर्य के रूप में चित्रित नहीं है, बल्कि वह सूफी सिद्धांत के अनुरूप साकार ब्रह्म के रूप में चित्रित है। और उसके सौंदर्य के लिए जो उपमाएं हैं, वह सृष्टि के विशाल काय सर्वशक्तिमान अंशों से ली गई हैं, और वह उसका सौंदर्य समस्त सृष्टि को अभिभूत करता है। इस छंद की भाषा अवधि है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा चौपाई है, और अलंकार इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान है। धन्यवाद।